तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास का दूसरा अध्याय पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, दूसरे अध्याय का यह दूसरा लेक्चर वीडियो है। दूसरे अध्याय के प्रथम लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था जनपद किसे कहते हैं, महाजनपद किसे कहते हैं, महाजनपदों की संख्या कितनी है और किस प्रकार मगध शक्तिशाली बना और किस प्रकार नंद वंश के अंतिम शासक यानी धनानंद का हार हुआ, जिस कारण मगध का पूरा मगध का हार हुआ और किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने पूरा मगध का कहानी सुनाया। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से देख लें। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम सिर्फ और सिर्फ मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मगध के बारे में मैंने आपको बताया कि मगध किस प्रकार शक्तिशाली बना और किस प्रकार मगध का अंत हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने मिलकर किस प्रकार से मगध को हराया और हरा करके कौन सा साम्राज्य का स्थापना किया। तो प्यारे बच्चों, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मौर्य साम्राज्य का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं। मौर्य साम्राज्य के गद्दी पे जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य बैठे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो सरनेम है, सरनेम के ही कारण इस साम्राज्य का नाम मौर्य साम्राज्य पड़ा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य काफी महान शासक बने। उन्होंने है क्या किया, तो उन्होंने जो मौर्य साम्राज्य है उसका काफी विस्तार किया। ठीक है, फिर ज़्यादा प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग नहीं है ना देखेंगे, क्योंकि उनका ज़्यादा आपके सिलेबस में रोल नहीं है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए कौन, तो बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के बारे में प्यारे बच्चों आपको उतना नहीं है ना जानना है, क्योंकि बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य को ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए थे, ना तो ज़्यादा उठाए ना तो ज़्यादा डुबाए, इसलिए हालांकि उनके बारे में उतना जिक्र नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, जो बिंदुसार का पुत्र था अशोक, हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे, तो प्यारे बच्चों अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक कौन था, तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है प्यारे बच्चों, अशोक थे शुरुआती दौर में, अशोक काफी पत्थर दिल थे, काफी क्रूर, काफी एकदम क्रूर। ठीक है, जितना निगेटिव आप बोल सके उतना निगेटिव अशोक था शुरुआती दौर में। ठीक है, यहां तक कि अशोक ने गद्दी पाने के लिए अपने बड़े भाइयों की हत्या तक करवा दी। ठीक है, फलस्वरूप बड़े भाइयों की हत्या कराने के बाद अशोक ने, ठीक है, अशोक ने मौर्य की गद्दी पर बैठा और जैसे ही मौर्य की गद्दी पर बैठा अशोक क्या बन गए, अशोक राजा बन गए। अशोक भी ठहरे अपने दादा की तरह विस्तारवादी। अशोक ने भी चाहा कि मैं अपने दादा की तरह मौर्य साम्राज्य का मैं क्या करूं, तो मैं मौर्य साम्राज्य का विस्तार करूं। यह सोच करके अशोक ने छोटे बड़े राज्यों पे, प्रांतों पे आक्रमण करना शुरू कर दिया और इतना आक्रमण किया, आक्रमण कर करके जैसे जिस राज्य को वो जीतते थे अपने राज्य में मिलाते चलते थे, जिस कारण जो मौर्य साम्राज्य था उसका क्षेत्रफल और धीरे धीरे बढ़ना क्या हो गया, तो बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आपको जो है थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं प्यारा देश भारत का। प्यारे बच्चों, माना कि यह हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत यहाँ देखिएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों कलिंग पड़ता है, कलिंग। ठीक है, कलिंग देखिए आपका मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सपना था। ठीक है, या यूं कहिए बिंदुसार का सपना था कि कलिंग जो है वो मौर्य का क्या बने, तो मौर्य का अंग बने। सभी कोई चाहता था कि मौर्य का अंग कलिंग बने, लेकिन कलिंग को कोई जीत नहीं पाया था। ठीक है, तो अशोक भी चाहता था कि चाहता था कि हम क्या करें, हम कलिंग को अपने राज्य में क्या करें, तो मिला ले। तो अशोक ने कई बार कलिंग के जो राजा थे, राजा को कहा कलिंग तुम मेरे राज्य में मिल जाओ, यदि नहीं मिलोगे तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे राज्य पे आक्रमण कर देंगे। ठीक है, तो तुम जो है मेरे राज्य में मिल जाओ। लेकिन कलिंग हमेशा कहता था, तो कलिंग हमेशा कहता था सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, हमें मंजूर है, हम तुमसे लड़ेंगे, हम लड़ करके हम सभी लोग मर जाएंगे, मरना पसंद है लेकिन तुम्हें मिलना पसंद नहीं है। ठीक है, कलिंग यह भी जानता था कि मौर्य काफी
शक्तिशाली है, मोर क्या है, मोर काफी ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भी कलिंग ने क्या कहा, फिर भी कलिंग ने मोर की चुनौती को उसको स्वीकारा और कलिंग ने कहा कि हम तुमसे लड़ेंगे लेकिन तुमसे हम नहीं मिलेंगे। फलस्वरूप क्या हुआ, तो फलस्वरूप अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई करने के बाद युद्ध आपका प्रारंभ हो गया। ठीक है, कलिंग में जब आपका युद्ध हुआ, ठीक है, तो युद्ध मैदान के बगल में एक नदी थी। क्या थी तो प्यारे बच्चों, एक नदी थी। तो जो युद्ध था इतना घमासान युद्ध हुआ, इतना घमासान युद्ध हुआ कि कहा जाता है कि इतिहासकार कहते हैं कि पास का जो नदी था उस नदी का जो रंग है, ठीक है, यानी पानी का रंग क्या हो गया, तो पानी का रंग प्यारे बच्चों लाल हो गया। इतना ज़्यादा लोगों का मौत हुआ, इतना ज़्यादा लोगों का मौत हुआ कि नदी का पानी लाल हो गया। और जब अशोक अंततः जब कलिंग को जीत लिया और जीतने के बाद जब वे जा रहे थे, जब उन्होंने देखा, क्या देखा, नदी का रंग उजला से क्या हो गया, उजला से लाल हो गया। अचानक से अशोक पे एक गहरा सा सदमा लगता है। अशोक ने देखा कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो लोगों को मार रहा हूं, मैं जो राज्यों को जीत रहा हूं, आखिर यह जीत किस काम का, आखिर यह जो जीत है किस काम का, जब लोग हमको बद्दुआ दे रहे हैं। ठीक है, आखिर ऐसा जीत क्या है। ठीक है, यह इस रक्तपात को देखते हुए, इस युद्ध में जो घमासान रक्तपात हुआ, उस रक्तपात को देखते हुए जो अशोक का हृदय है वह हृदय पिघल गया। हृदय क्या हो गया, हृदय पिघल गया। फिर अशोक को एक स्लोगन याद आया। क्या याद आया, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। ठीक है, यानी कि अशोक ने किसको अपनाया, तो प्यारे बच्चों, तो अशोक ने धम्म को अपनाया, यानी कि अशोक का एक श्लोक, यानी बुद्ध का एक श्लोक याद आया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म शरणम गच्छामि, तो और धम्म को अपनाओ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अशोक ने क्या किया, जो कलिंग में जो घमासान युद्ध हुआ, रक्तपात हुआ, उसको देखते हुए अशोक का हृदय इस प्रकार पिघला कि अशोक ने क्या किया, तो अशोक ने धम्म को अपना लिया। किसको अपना लिया, धम्म। ठीक है, धम्म। प्यारे बच्चों, आज आपको धम्म अच्छे से समझना है। आखिर धम्म क्या है, क्योंकि इतिहासकारों में ही क्या है, तो मतभेद है। इतिहासकार में खुद मतभेद है कि धम्म क्या है। प्यारे बच्चों, अनेक इतिहास करते बहुत ज्यादा, यानी कि 99% आपका इतिहासकार कहते हैं कि धम्म क्या है, तो धम्म ही धर्म है। धम्म क्या है, तो धम्म ही धर्म है, यानी धम्म का अर्थ किससे लगाया गया है, तो धम्म का अर्थ धर्म से लगाया गया है। जबकि कुछ विद्वान आपको कहते हैं कि नहीं, धम्म ही धर्म नहीं है। धम्म का मतलब क्या, अशोक का जो धम्म है, इस धम्म का मतलब होता है कि अशोक ने जैसे ही रक्तपात देखा, युद्ध के मैदान में रक्तपात देखा, तो अशोक ने यह फैसला किया कि आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि मैं आज के बाद कभी युद्ध नहीं करूंगा, और जितना भी जो मेरा नकारात्मक कार्य था, इससे पहले जो भी मैं गलत कार्य किया, उस गलत कार्य को कभी जिंदगी में मैं अब नहीं करूंगा, मरते दम तक नहीं करूंगा, और मैं जितना दिन जीऊंगा उतना दिन ऐसा काम करूंगा जिससे जनता को, मेरे जनता को क्या हो सके, मेरे जनता को भला हो सके, और जनता उस भले के कारण क्या कर सके, तो विकास कर सके। अर्थात अशोक ने इस धम्म के कारण उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं युद्ध ना करूंगा, तो युद्ध ना करने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों को आदर करूंगा, मैं जो हूं मैं गरीबों को दान दूंगा, मैं बड़े को आदर करूंगा, माता पिता को सम्मान दूंगा, छोटे से प्यार करूंगा। छोटे से मैं क्या करूंगा, तो प्यार करूंगा। तो अशोक का जो धर्म है, अशोक ने कहा कि जितना अच्छाई है, जो भी चीज अच्छाई है, वह सारा का सारा, अब देखिए जो भी धर्म रहा, चाहे बौद्ध धर्म रहा, चाहे ब्राह्मण रहा, चाहे जैन रहा, सभी के धर्मों का जो सार है, जो अच्छाई का जो सार है, उस अच्छाई के सार के अंतर्गत उन्होंने, अशोक ने क्या किया, तो सभी अच्छाई को उन्होंने अपना लिया। ठीक है, और अपना करके उन्होंने क्या है चलाया, तो उन्होंने आपका धम्म चलाया। ठीक है, अशोक का आपका एक शिलालेख मिलता है, स्तंभ लेख मिलता है, अशोक का दूसरा स्तंभ लेख और अशोक का 7वां स्तंभ लेख। ठीक है, अब अशोक ने दूसरा और 7वां स्तंभ लेख में अशोक ने खुद प्रश्न किया कि आखिर धम्म क्या है। दूसरे स्तंभ में आप लोग देखिएगा, आपको यह प्रश्न मिलेगा, धम्म क्या है, तो अशोक ने कहा कि धम्म वह है,
ठीक है, धर्म वह है जिसमें लोग है ना क्या करे, तो जिसमें लोग माता पिता की सेवा करे, बड़े का बात माने, छोटे से प्यार करे, गरीबों को दान दे, यानी जितना भी अच्छाई का काम है वो सारा का सारा अच्छाई बातें किसके अंतर्गत आता है, तो धर्म के ही अंतर्गत आपको आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में प्रश्न भी आपको है ना आता है क्या कि धर्म से क्या समझते हैं। ठीक है, धर्म से क्या समझते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, अशोक ने कहा कि यदि आप धर्म के रास्ते पे चलोगे, यानी धर्म को आप अपनाओगे, तो आप जीवन में क्या बन जाओगे, तो आप जीवन में सफल व्यक्ति बन जाओगे। ठीक है, यानी आप यदि माता पिता की सेवा करोगे, छोटे से प्यार करोगे, गरीबियों को दान दोगे, तो आप जिंदगी में शिखर तक पहुंचोगे। कहां, तो विकास के शिखर तक पहुंचोगे। ठीक है, तो अशोक ने तो सर्वप्रथम पहले धर्म को अपनाया, फिर धर्म को अपनाने के बाद वो बौद्ध से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि अंततः अशोक ने क्या किया, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को ही स्वीकार कर लिया। किसको है ना स्वीकार कर लिया प्यारे बच्चों, तो बौद्ध धर्म को। अब यहीं पे देखिए रुख पलटता है, इतिहास पलटता है। कहां पे, तो यहीं पे जैसे ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अब कैसे इतिहास पलटता है प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम देखिए जैसे ही, ठीक है, अब देखिए जब तक अशोक ने धर्म को नहीं अपनाया था, अब जब धर्म को नहीं अपनाया था तो अशोक क्या था, अशोक क्रूर था, अशोक पत्थर दिल इंसान था, सभी पे वो युद्ध करता था, और वो युद्ध करता था तो युद्ध करने के कारण उसका जो सेना था, सेना काफी विशाल था, काफी ज्यादा बड़ा था, तो जिस कारण जितने भी छोटे छोटे राज्य थे अशोक से डरा करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही अशोक ने युद्ध ना करने की कसम खाई, फिर भी लोगों को यकीन नहीं हुआ कि अशोक युद्ध करना छोड़ दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोगों को भी लगने लग गया कि हाँ वाकई में अशोक ने क्या किया, तो हाँ वाकई में अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे ही अशोक ने युद्ध नहीं किया तो मौर्य पे आपको प्रभाव इसका पड़ गया, अच्छा खासा प्रभाव पड़ा, और इस प्रकार प्रभाव पड़ा कि हमारा मौर्य साम्राज्य खत्म का खत्म हो गया। यानी मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया, तो प्यारे बच्चों मौर्य साम्राज्य का ही पतन हो गया। अब ये पतन कैसे हुआ आप खुद देख लीजिए, अब ये कैसे पतन हुआ देखिए, आप ही बताइए। अशोक का इतना बड़ा सेना, इतना विशाल सेना, और इतना बड़ा सेना यदि युद्ध नहीं करेगा, अब अशोक कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है हजारों की संख्या में जो सेना है वो सेना क्या करेगा, तो सेना शिथिल हो गया। सेना क्या हो गया, सेना शिथिल हो गया। ठीक है, तो जिस कारण शिथिल होने के कारण वो पूरा का पूरा जो मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य का सेना काफी ज्यादा कमजोर हो गया। हिंदी में आपको पढ़ाई थे ना, बिना फेरे घोड़ा बिगड़े, बिना लड़े सिपाही, वही हाल हुआ मौर्य का। ठीक है, तो युद्ध ना करने के कारण क्या हुआ, तो युद्ध ना करने के कारण जो अशोक का जो सेना था वो सेना काफी ज्यादा कमजोर है ना हो गया। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट है ना क्या हुआ, अब अशोक ने क्या कहा कि अब हम जो भी कार्य करेंगे हम वो लोक कल्याण के लिए करेंगे, यानी गरीबों को दान देंगे, ठीक है, छोटे से प्यार करेंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। जिस कारण क्या हो, तो वो जिस कारण जो लोग जो है वो अच्छाई के पथ पे चले, और अच्छाई के पथ पे चलने के कारण है ना क्या हो, तो समाज शांति से रहे और समाज का क्या हो सके, तो विकास हो सके। तो ऐसे तो होगा नहीं, तो बुद्ध का प्रचार कैसे होगा, तो प्रचार करने के लिए तो पैसा चाहिए। तो मौर्य समाज में जितना धन दौलत था अशोक ने क्या किया, सब धन दौलत एकदम लुटा दिया गरीबों में, गरीबों को दान दे दिया, उसी पैसा से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया विश्व भर में। ठीक है, जिस कारण जो मौर्य का जो राजकोष था वो राजकोष खाली हो गया। और इतिहासकार बताते हैं कि जो चाणक्य थे, मैंने बताया था कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने कैसे आपका धनानंद को हरा करके मौर्य का स्थापना किया था। तो चाणक्य शुरुआती दौर में एक नियम बता दिया था कि देखो ऐसे ऐसे करके साम्राज्य चलाना है। ठीक है, अब जैसे ही अशोक ने पूरा का पूरा पैसा धन ही लोक कल्याण में लगा दिया, तो क्या हुआ, तो जिसके कारण आपका पूरा का पूरा राजकोष खाली हो गया। ठीक है, फिर एक समय आया अशोक का प्यारे बच्चों क्या हो गया, तो अशोक का
मृत्यु हो गया। अब जैसे ही अशोक का मृत्यु हुआ, अशोक का मृत्यु होने के साथ ही महज कुछ वर्षों में जो हमारा मौर्य साम्राज्य, वो साम्राज्य अंत हो गया, पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य क्या हो गया? मौर्य साम्राज्य पतन हो गया। प्यारे बच्चों कैसे? देखिए, अब जैसे ही अशोक का मृत्यु हुआ तो अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ, यानी जो राजा बना, अशोक के बाद जो राजा बना, उसके पास इतना योग्यता नहीं था कि वो इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को चला सके। ठीक है, अब अशोक के बाद का जो उत्तराधिकारी था, यहां तक देखिए पूरा मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, वह उत्तराधिकारी यदि यहां का बागडोर शांत करता था तो यहां झगड़ा हो जाता था, यहां अशांत होता था। अब जैसे ही राजा यहां शांत करने की कोशिश करता तो यहां झगड़ा है ना हो जाता। यह झगड़ा होने का भी कारण था। कारण क्या था? तो अनेक इतिहासकार कहते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण जो आंतरिक संरचना है, यानी कि ये आंतरिक गृह है, यानी घर में ही लोग झगड़ा करना शुरू कर दिए। वो कैसे? देखिए, सर्वप्रथम देखिए कि बौद्ध अशोक के तो पिताजी ठहरे कौन? तो ब्राह्मण। ठीक है, दादाजी अंत में तो जैन धर्म अपनाए थे। आप ही बताइए कि अशोक अपने मूल धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो क्या आंतरिक यानी कि अपने घर में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? आप ही बताइए। आप यदि हिंदू है, हिंदू से क्रिश्चियन बन जाए, क्या आपके माता पिता आपसे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल नाराज न होंगे। जिस कारण क्या हुआ कि अशोक के समय में, ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने के कारण बहुत लोगों ने क्या किया, तो अशोक के पक्षधर थे, यानी अशोक के पक्ष में थे। लेकिन जो खास करके जो ब्राह्मण था, वो ज्यादातर ब्राह्मण वो क्या थे? तो वो अशोक के खिलाफ थे, क्योंकि अशोक सर्वे सर्वा जो धीरे धीरे बौद्ध धर्म को अत्यधिक महत्व देते थे, तो जिस कारण ब्राह्मण जो है अशोक से रुष्ट रहना हो गए, जिस कारण जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही वो दो दल में बट गया। एक अशोक को समर्थक था और दूसरा जो अशोक के समर्थक नहीं थे। जब अपने ही घर में झगड़ा होगा तो क्या अपना घर कभी टिकेगा? नहीं टिकेगा। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों है ना क्या हुआ? फिर प्यारे बच्चों देखिए, अब जैसे ही अशोक का जो मृत्यु हुआ, मृत्यु होने के बाद जो प्रांत का जो कुमार होता था, ठीक है, जो प्रांत का जो राजा होता था, वह राजा चाहता था कि हम मौर्य से अलग होकर के अपना राज क्या करें, अपना राज फिर से हम कायम करें। जिस कारण क्या हुआ, तो जिस कारण इस प्रकार युद्ध हुआ, इस प्रकार घमासान युद्ध हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, तो धीरे धीरे आपका मौर्य साम्राज्य का प्यारे बच्चों पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ, तो मौर्य साम्राज्य का अशोक के मृत्यु के कुछ वर्षों पश्चात ही क्या हो गया, तो पतन हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां तक आपका रहा मौर्य का कहानी रहा। मैंने कहानी में क्या नहीं बताया, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको कहानी में नगरीय प्रशासन नहीं बताया कि अशोक जो है वो किस प्रकार शासन चलाया करते थे। ठीक है, मैंने आपको यह सभी बातें नहीं बताया। यदि मैं प्रशासन की बात करूं, आपका एमबीबीएस प्रश्न आता है प्रशासन, यानी अशोक किस प्रकार अपने साम्राज्य को चलाया करता था। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अशोक का, ठीक है, अशोक का जो प्रशासन व्यवस्था था, यानी अशोक किस प्रकार शासन करता था, इसके बारे में आखिर हमें कहां से जानकारी प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में जो स्रोत है, वह स्रोत मुख्य रूप से क्या है, तो सबसे पहले देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें अशोक के नगरीय प्रशासन के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या, तो विशाखा दत्त का राक्षस मुद्रा, उसके बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म के ग्रंथों से हमको ना पता चलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उन स्रोतों से हमें अशोक के प्रशासन के बारे में पता चलता है। ठीक है, अशोक का जो प्रशासन है प्यारे बच्चों वो 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, पहला भाग कौन है, तो पहले प्यारे बच्चों पहला भाग है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, अब केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत है क्या होता था, तो प्यारे बच्चों अशोक ने है क्या किया था, तो अशोक ने, ठीक है, अशोक ने पूरे साम्राज्य में अपना एक केंद्र है ना अपना केंद्र में बनाए हुए थे। और जो बड़ा बड़ा समस्या था वो अशोक खुद से क्या न करते थे, तो खुद से उन समस्याओं का समाधान किया करते थे। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हमारा प्यारा देश भारत हो गया, अब भारत का केंद्र बिंदु कौन है, तो केंद्र बिंदु दिल्ली है। उसी प्रकार मौर्य का केंद्र बिंदु उसमें पाटलिपुत्र था। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आ जाता है नगरीय प्रशासन।
प्रशासन। प्यारे बच्चों, नगरीय प्रशासन के अंतर्गत अशोक क्या करते थे कि जो बड़ा बड़ा नगर था, ठीक है, उनके प्रशासन के लिए अशोक ने क्या किया था कि 30 सदस्य में एक समिति बनाया हुआ था। कितना सदस्य में? तो 30 सदस्य में, ठीक है। और एक समिति में 6 सदस्य न रहते थे। कितने ना सदस्य न रहते थे? तो 6। तो इसलिए कुल समिति की संख्या कितना हो गया? तो 5 हो गया, यानी 6 5 30, ठीक है। एक समिति में 6 सदस्य, इसलिए कुल समिति की संख्या कितना? तो 5 ना होता था। और इस समिति का काम होता था कि नगरीय प्रशासन को चलाना। इसी समिति में आपको गुप्तचर आपको मिलते थे। गुप्तचर मतलब क्या? गुप्तचर मतलब कि जानकारी राजा तक है ना पहुंचाना। अब जैसे मान के चलिए कि कौन अशोक के खिलाफ है, कौन अशोक के विरुद्ध है, तो इसके लिए अशोक ने क्या कर रखा था? तो गुप्तचर आपको रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीसरा आ जाता है ग्राम, ठीक है, ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन के अंतर्गत अशोक ने क्या किए थे कि जो छोटे छोटे गांव थे, नगर थे, उसमें अशोक ने क्या किया था? उसमें अशोक ने मुखिया आपको बना दिया था, ठीक है। अब जो छोटा छोटा केस आएगा उसका समाधान, यानी गांवों का समाधान कौन करेगा? तो गांवों का समाधान छोटा छोटा वो मुखिया करेगा। अब जो बड़ा केस होगा तब जाकर के वो केंद्र में जाता था और अशोक उस समस्या को निवारण करता था, ठीक है। फिर आपका चौथा आ जाता था प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय शासन। अब अशोक ने कुल मिलाकर के 5 प्रांत आपको मौर्य में है ना मिलाए थे। उस 5 प्रांतों में अशोक ने कुमार नियुक्त है ना कर है ना रखे थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है अशोक है ना क्या करते थे? तो अशोक इस प्रकार से अपना शासन प्रणाली चलाते थे। लेकिन जैसे ही अशोक का आपका मृत्यु है ना हुआ, ठीक है, तो अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी बने वो इतना सक्षम नहीं थे कि इस इतने विशाल मौर्य साम्राज्य को चला पाए। तो जिस कारण क्या हुआ? तो प्यारे बच्चों, जिस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में मैं आपको कुषाण और गुप्त का कहानी सुनाऊंगा। कुषाण गुप्त कहानी सुनाने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।